सबको नमस्कार। जीबी एजुकेशन ऑनलाइन ग्रुप यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आप अगर स्कूल स्टूडेंट्स हैं तो हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण ये वीडियो। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे आग्रह है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। लीजिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूड, जो भी स्पीकर होता है वो अपनी वृत्ति को, अपने मूड को किस तरीके से व्यक्त कर सकता है। मतलब कहने का मतलब इंग्लिश के जितने भी सेंटेंसेज है उनको कितने तरीके से व्यक्त किया जा सकता है, किस प्रकार से, किस किस रूप में बोला जा सकता है, उसके लिए अपने पास होता है मूड। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कोई भी सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए चार चीज हो सकती है: टेंस, एस्पेक्ट, वॉइस और मूड। सब में वर्ब फॉर्म की बात आती है। टेंस का मतलब वर्ब फॉर्म शोइंग टाइम ऑफ एक्शन, एस्पेक्ट का मतलब वर्ब फॉर्म शोइंग कंप्लीशन और नॉन कंप्लीशन ऑफ एक्शन, वॉइस का मतलब है वर्ब फॉर्म शोइंग प्रोमिनेंस ऑफ एजेंट और ऑब्जेक्ट, और मूड का मतलब वर्ब फॉर्म शोइंग द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। तो स्पीकर एटीट्यूड कितने तरीके से व्यक्त कर सकता है, उसके लिए अपने पास मूड होता है। तो मूड कितने प्रकार का होता है, यानी किस किस रूप में स्पीकर अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकता है, उसकी बात करते हैं। पहला प्रकार है इंडिकेटिव मूड। इंडिकेटिव मूड। दूसरा प्रकार है इंपेरेटिव मूड। तीसरा प्रकार है सब्जंक्टिव मूड। तीन तरीके से सेंटेंस एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। इसको अपन बोलते हैं निर्देशात्मक या परिचायक, इसको बोलते हैं आदेशात्मक या आज्ञार्थक, इसको बोलते हैं संभावनात्मक या हेतु हेतुमद। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। इंडिकेटिव मूड निर्देशात्मक, इंपेरेटिव मूड आदेशात्मक और सब्जंक्टिव मूड संभावनात्मक। तो तीन प्रकार से सेंटेंस को व्यक्त किया जा सकता है। अब इसमें अलग अलग प्रकार अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंडिकेटिव मूड। इसमें कौन कौन से सेंटेंस हो सकते हैं उनको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना आप। इंडिकेटिव मूड है वो एक्सप्रेस करता है तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव या दूसरे शब्दों में इसको असर्टिव भी कह सकते हैं सेंटेंस, घोषणात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य। दूसरा है एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तीसरा है इंडिकेटिव मूड के अंतर्गत अपन बात कर रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और चौथा है इसी के अंतर्गत कंडीशनल। और कंडीशनल में भी अपन बात करते हैं कंडीशनल नंबर फर्स्ट। अब इनकी विस्तार से अपन चर्चा करते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? घोषणात्मक वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य। द सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट, द सेंटेंस that makes a statement is called declarative sentence.
या अपन कह सकते हैं असर्टिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य, जिसमें किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी बात को स्वीकार किया जाता है या अस्वीकार किया जाता है। इसके आधार पर डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस दो टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस, उसकी भी बात करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसका मोर फोर्सफुल वर्जन ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कन्वेज ए स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड एंड विद एक्सक्लेमेशन मार्क। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मैक्स ए स्टेटमेंट बट इट ऑल्सो कन्वेज इमोशन और एक्साइटमेंट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप सब जानते हैं, द सेंटेंस विच आस्क ए क्वेश्चन, कंडीशनल नंबर फर्स्ट, इसके बारे में अपन लास्ट में बात करेंगे। एग्जाम्पल अब लेते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। वी आर गोइंग फॉर ए पिकनिक। ये सेंटेंस है, वी आर गोइंग फॉर ए पिकनिक। शी सिंग्स वेरी वंडरफुल। दूसरा सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस एग्जाम्पल है किसके, डिक्लेरेटिव सेंटेंस के, जिसमें सिंपल स्टेटमेंट है, देयर इज नो स्ट्रॉन्ग इमोशन और एक्साइटमेंट, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। असर्टिव सेंटेंस भी इनको कहेंगे। इसके आधार पर किस स्वीकार भी किया जाता है स्टेटमेंट को और अस्वीकार भी किया जाता है। इसके आधार पर असर्टिव सेंटेंस से 2 टाइप्स के होते हैं। यानी असर्टिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा हो गया निगेटिव सेंटेंस। यह आप अच्छी तरह समझते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, स्वीकार सकारात्मक वाक्य, और निगेटिव सेंटेंस को क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। बात अपन कर रहे हैं डिक्लेरेटिव को अच्छी तरह से समझना। यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है द सेंटेंस दैट मैक्स ए स्टेटमेंट, जैसे इसमें लिखा वी आर गोइंग फॉर ए पिकनिक, शी सिंग्स वेरी वंडरफुल। अब आप बात करते हैं अपन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस में डिफरेंस क्या है वो मैंने अभी बताया आपको। मोर फोर्सफुल वर्जन ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, मोर फोर्सफुल वर्जन ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इट मीन्स अपन कह सकते हैं कि exclamatory sentence is one that conveys strong emotion और excitement, और अपन कह सकते हैं and with an exclamation mark, वो होता है exclamatory sentence। यानी exclamatory sentence makes a statement but it also conveys strong emotion। डेफिनेशन में लिख देता हूं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मेक्स ए स्टेटमेंट बट इट ऑल्सो कन्वेज स्ट्रॉन्ग इमोशन और एक्साइटमेंट। ये हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उदाहरण की बात करते हैं, अभी मैंने लिखा था वी आर गोइंग फॉर ए पिकनिक, ऐसे लिखा था, इसको ऐसे लिख दिया हुर्रे वी आर गोइंग फॉर पिकनिक। तो वो था डिक्लेरेटिव सेंटेंस, और ये सेंटेंस क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। इसमें इंटरजेक्शन का यूज किया हुआ है।
यानी स्ट्रॉन्ग इमोशन, भय, दुख, क्रोध, खुशी आदि व्यक्त करने वाली स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, सडन फीलिंग्स, उनको व्यक्त करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज किया जाता है। तो हुर्रे वी आर गोइंग फॉर ए पिकनिक, ये हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें इंटरजेक्शन का प्रयोग किया गया है और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज है। तो एक तो जिसमें इंटरजेक्शन का यूज किया जाता है, एक और तरीका है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को लिखने का। उस आधार पे दो तरीके के होते हैं, वो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। एक तो हो गया इंटरजेक्शन के साथ वाला, दूसरा हो गया व्हाट ए या हाउ से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस एंड विद एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसमें ये WH वर्ड व्हाट ए हाउ ये इंट्रोगेशन का काम नहीं कर रहे, बल्कि सरप्राइज, सडन फीलिंग को व्यक्त करने के लिए यूज किए गए। तो दो प्रकार के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो सकते हैं, एक तो इंटरजेक्शन वाले, एक व्हाट ए या हाउ से स्टार्ट होने वाले, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। एग्जाम्पल की अपन बात करें, अलाश, एक अभी लिखा था हुर्रे वी आर गोइंग फॉर ए पिकनिक, एक है अलाश I could not be at her funeral। इंटरजेक्शन के साथ में alas I could not be at her funeral, ये एग्जाम्पल किसका है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का उदाहरण है। What a lovely dog he has, दूसरे प्रकार का सेंटेंस हो गया व्हाट ऐसे स्टार्ट होने वाला सेंटेंस, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया ये। जैसे हाउ वंडरफुल सी सिंग्स, हाउ से स्टार्ट होने वाला, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। एक तो इंटरजेक्शन और उसके जस्ट बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क, और दूसरा टाइप है व्हाट ए या हाउ से स्टार्ट होने वाले। अब अपन बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप अच्छी तरह से जानते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, दूसरा स्टार्टिंग विद WH वर्ड। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, उदाहरण एक एक लिख देता हूं मैं। Are you getting my point? साइन ऑफ इंट्रोगेशन लास्ट में आएगा, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब है। यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह। ये पहले प्रकार का हो गया। दूसरे प्रकार का जैसे when will you finish your lesson, WH वर्ड से स्टार्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब और फिर लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो आप अच्छी तरह से समझ लेना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके बाद इंडिकेटिव मूड के अंतर्गत कंडीशनल नंबर फर्स्ट आता है।
जिसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। अगला देखते हैं इंपेरेटिव मूड। इंपेरेटिव मूड आदेशात्मक या आज्ञार्थक वृत्ति, इसको किस तरीके से व्यक्त किया जाता है, इसमें क्या अभिव्यक्त किया जाता है, हो गया उसमें ऑर्डर, क्या अपन कह सकते हैं कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, आदि एटसेट्रा। ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इनको व्यक्त करने के लिए इंपेरेटिव मूड का इस्तेमाल किया जाता है। कौन से प्रकार के सेंटेंस होंगे इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत होंगे इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव मूड और इंपेरेटिव सेंटेंस। अब आपको अच्छी तरह से समझना है कि इंपेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है। तो कई प्रकार से होता है। फर्स्ट टाइप हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अपन प्रेजेंट फॉर्म की बात करते हैं। प्रेजेंट फॉर्म सिंगुलर भी होती है, प्लूरल भी होती है, और इसमें फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल वाली आएगी, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा इनडायरेक्टली होता है, यू होता है, यानी यू सब्जेक्ट होता है जो लिखा नहीं जाता। लिसनर हमेशा सामने मौजूद होता है तो लिखने की आवश्यकता नहीं होती। तो यू के हिसाब से आप समझ जानते हैं कि प्रेजेंट फॉर्म होती है वो विदाउट एस या एस वाली होती है, इसलिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस। यू ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी, इस प्रकार का एग्जाम्पल है, वो हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस, जो ऑर्डर के लिए भी आ सकता है, रिक्वेस्ट के लिए भी आ सकता है, एडवाइस के लिए भी आ सकता है, कमांड वगैरह। ये दूसरे प्रकार का इसका अगर निगेटिव सेंटेंस की बात करें, इंपेरेटिव में निगेटिव, तो वो होगा डोंट या डू नॉट से शुरू। डोंट या डू नॉट से शुरू होने वाले सेंटेंस इसके अंतर्गत निगेटिव हो जाएंगे। अब ये डजंट या डज नॉट क्यों नहीं आया? वही बात है, क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा इसमें क्या होता है, इनडायरेक्टली होता है यू। तो यू के लिए प्लूरल फॉर्म में आएगी, डज नहीं आकर के क्या आएगी, डू ही आएगी। तो इसका निगेटिव सेंटेंस हो गया डोंट टच द वायर्स। इस प्रकार का एग्जाम्पल हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस का निगेटिव। अब आगे है तीसरा प्रकार का इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले सेंटेंस। प्लीज और काइंडली स्टार्टिंग में होगा, बाद में वही है वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म आएगी, वो भी प्लूरल फॉर्म आएगी, और उसके बाद में अदर्स जो भी है वो आएगा, लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। प्लीज हेल्प मी, इस प्रकार का एग्जाम्पल वो आएगा इंपेरेटिव सेंटेंस का तीसरे प्रकार का उदाहरण। चौथा है वो वैसे फर्स्ट टाइप का ही है, यानी लेट से शुरू होने वाले, लेट से शुरू होने वाले वाक्य। लेट से शुरू होने वाले वाक्य, लेट वैसे ही वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है, जिसका अर्थ होता है टू अलाउ। तो वो उसी श्रेणी में भी अपन मान सकते हैं, अलग से भी आप इसको पढ़ सकते हैं कि लेट से शुरू होने वाले वाक्य भी क्या होते हैं, इंपेरेटिव मूड को व्यक्त करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए। सेंटेंस स्ट्रक्चर ग्रामर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके आधार पर पैसिव वॉइस पढ़ा जाता है, उसके आधार पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेज वो पढ़े जाते हैं। तीसरा है
सबजंक्टिव मूड, सबजंक्टिव मूड। संभावनात्मक यानी संभावना या कल्पना को व्यक्त करने वाले सेंटेंस। दो प्रकार के होते हैं सबजंक्टिव मूड, एक होगा प्रेजेंट सबजंक्टिव मूड, एक हो गया प्रेजेंट सबजंक्टिव मूड, दूसरा हो गया पास्ट सबजंक्टिव, पास्ट सबजंक्टिव मूड। दो प्रकार का होता है, एक प्रेजेंट सबजंक्टिव मूड, दूसरा पास्ट सबजंक्टिव मूड। इसमें प्रेजेंट सबजंक्टिव मूड के अंतर्गत विश को व्यक्त किया जाता है। पास्ट सबजंक्टिव मूड के अंतर्गत इमेजिनेशन को व्यक्त किया जाता है। विश या सपोजिशन और इमेजिनेशन, इसको अलग अलग हम देखते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन प्रेजेंट सबजंक्टिव मूड किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, यानी इसके अंतर्गत सेंटेंस आने वाले हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य यानी विश व्यक्त करने वाले सेंटेंस, ये प्रेजेंट सबजंक्टिव मूड के अंतर्गत आते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखें। मैं से स्टार्ट होने वाले, ज्यादातर मैं से स्टार्ट होने वाले, लास्ट में इच्छा सूचक चिन्ह। मे यू टू live long enough to see your grandchildren। लास्ट में इस प्रकार का इच्छा सूचक चिन्ह। ये स्ट्रक्चर है ऑप्टेटिव सेंटेंस जो कि प्रेजेंट सबजंक्टिव मूड को व्यक्त करता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस प्रेजेंट सबजंक्टिव मूड को व्यक्त करता है। मैं से स्टार्ट है, लास्ट में ये चिन्ह है। जैसे दूसरा उदाहरण अपन ले, मे द ऑलमाइटी हेल्प इन दिस ट्रेजेडी, लास्ट में ये मे और ये चिन्ह। समझ गए होंगे इस प्रकार का स्ट्रक्चर किसका होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। एक तरीका और है, इस तरीके से भी हो सकता है, लॉन्ग लिव आवर मदरलैंड, लास्ट में ये चिन्ह विश को व्यक्त करने वाले, लॉन्ग लिव आवर मदरलैंड। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आपको देखने वाली बात, ये तो समझ में आ गई, यू के हिसाब से लिव आया, ये तो समझने वाली बात है। प्लूरल वर्ब की प्लूरल फॉर्म आएगी प्रेजेंट की। इसमें देखो द ऑलमाइटी सिंगुलर है, फिर यहाँ हेल्प ही आया, हेल्प्स नहीं आया, और हेल्प्स आएगा भी नहीं। क्यों नहीं आएगा, इसमें देखिए लॉन्ग लिव आवर मदरलैंड सिंगुलर है, उसके लिए भी लिव आया है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है, नोट लगा के आप याद रख ले, स्क्रीनशॉट ले ले। ऑप्टेटिव सेंटेंस में एवरी नंबर अथवा एवरी सब्जेक्ट के साथ बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। पिछली क्लास में अपने देखा इन्फिनेटिव
दो प्रकार, सिंपल इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव। टू के साथ वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म वो तो होती है सिंपल इन्फिनिटिव, और बात अपन कर रहे हैं बेयर इन्फिनिटिव, यानी विदाउट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, चाहे नंबर कोई सा भी हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। इसमें तो चल रहा था यू के साथ में, लेकिन इसमें देखिए आप ऑलमाइटी सिंगुलर है फिर भी हेल्प ही आएगा, इसमें आवर मदरलैंड है फिर भी लीव ही आएगा। अगर ऐसा करेक्ट फॉर्म वर्ब में आता है, वर्ब सही भरो, तो उसमें आपको हमेशा प्रेजेंट फॉर्म वो भी कौन सी आएगी, विदाउट टू, यानी बेयर इन्फिनिटिव, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो कोई भी नंबर हो। ये स्ट्रक्चर होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस का, जो प्रेजेंट सबजंक्टिव मूड बताता है। एक दूसरा, ये भी आप नॉट टू लिखेंगे, वोलिशनल वर्ब, वोलिशनल वर्ब्स जैसे रिकमेंड, डिजायर, सजेस्ट या इंसिस्ट, इनमें से कोई भी वोलिशनल वर्ब होता है स्वैच्छिक क्रियाएं। वोलिशनल वर्ब यानी इनमें से कोई सी भी वर्ब हो, रिकमेंड, डिजायर, सजेस्ट, इंसिस्ट, इन वर्ब के बाद में अगर दूसरी कोई क्लोज आती है, वो क्लोज वो हमेशा प्रेजेंट सबजंक्टिव मूड बताती है, प्रेजेंट सबजंक्टिव मूड बताती है। तो उसमें प्रेजेंट सबजंक्टिव मूड के अकॉर्डिंग ही वर्ब का प्रयोग होगा, यानी बेयर इन्फिनिटिव का यूज होगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो चाहे कोई भी नंबर हो, यानी विदाउट टू, और वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म वो भी बिना ऐसे यस वाली प्लूरल फॉर्म आएगी। जैसे आई रिकमेंड दैट he consult a doctor, ये सही होगा। कंसल्ट्स ये सही नहीं होगा। सब्जेक्ट देखो सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो कंसल्ट्स होना चाहिए, लेकिन यहां कंसल्ट्स ना हो करके क्या होगा, कंसल्ट ही आएगा। इस प्रकार का सेंटेंस अगर एग्जाम में पूछा जाता है, रिकमेंड हो, यहाँ अगर डिजायर हो या सजेस्ट हो, इंसिस्ट हो, उसके बाद में अगर दूसरा क्लोज आ रहा है, उसमें वर्ब हमेशा कौन सी आएगी, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड को व्यक्त करने वाली आएगी। वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म वो भी प्लूरल फॉर्म, उसका ही प्रयोग होगा। इसका अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में है पास्ट सब्जंक्टिव मूड। पास्ट सब्जंक्टिव मूड, इसके अंतर्गत सेंटेंस आते हैं कंडीशनल नंबर 2, कंडीशनल नंबर 3, और इंडिकेटिव मूड के अंतर्गत अपन ने अब देखा था कंडीशनल सेंटेंस नंबर 1। तो ये अपन अलग से पढ़ेंगे। कंडीशनल सेंटेंस है जो हर एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका अलग स्ट्रक्चर होता है, इसका अलग स्ट्रक्चर होता है, इसका अलग स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को समझेंगे, उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले एक नोट लगाएंगे आप, पास्ट सब्जेक्टिव मूड को बताने वाली सिचुएशन क्या होती है। इट इज टाइम, या आई विश, या इफ ओनली,
या ओ दैट, ये क्लोज आप देख रहे हैं, इट इज टाइम आई विश इफ ओनली ओ दैट। इनके बाद में आने वाला क्लोज है वो पास्ट सब्जंक्टिव मूड बताता है। इनके बाद आने वाला क्लोज पास्ट सब्जंक्टिव मूड बताता है। देखते हैं, इट इज टाइम वी स्टार्टेड टू लर्न टेंसेस। इट इज टाइम, इसके बाद में अगर क्लोज आ रही है दूसरी क्लोज, उसमें जो वर्ब होगी वो होगी पास्ट सब्जंक्टिव मूड को बताने वाली। तो पास्ट सब्जंक्टिव मूड को बताने वाली हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड को बताने वाली वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म होती है। पास्ट सब्जेक्टिव मूड को बताने वाली वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, यानी पास्ट फॉर्म होती है। यानी इट इज टाइम आई विश इफ ओनली ओ दैट, इनके बाद में अगर क्लोज है और उस क्लोज में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, पास्ट फॉर्म आएगी, जो पास्ट सब्जेक्टिव मूड बताती है। ये उदाहरण आपके सामने, इट इज टाइम वी स्टार्टेड टू लर्न टेंसेज। आई विश I were you। बी वर्ब है मेन वर्ब, बी की पास्ट फॉर्म, और सब्जंक्टिव मूड है उसमें हमेशा बी की सेकंड फॉर्म वॉज या वर होती है, बी की सेकंड फॉर्म, लेकिन हमेशा कौन सी आएगी, वर ही आएगी, इसका यूज नहीं होगा। सब्जंक्टिव मूड के अंतर्गत बी की पास्ट फॉर्म हमेशा वरी आती है, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो और चाहे कोई सा भी नंबर हो, हमेशा वरी आती है। इसलिए आई के साथ वैसे वो जाता है, लेकिन यहाँ किसका, वर का यूज होगा। ओ दैट आई न्यू दैट, समझ गए होंगे। हमेशा यहाँ कौन सी फॉर्म आएगी, पास्ट सब्जंक्टिव मूड को बताने के लिए पास्ट फॉर्म का यूज होगा। अगर मेन वर्ब अगर बी है तो उसकी पास्ट फॉर्म हमेशा वर का ही यूज होगा। इफ ओनली आई हैड ए फ्लैट, काश मेरे एक फ्लैट होए। तो ये एग्जाम्पल है पास्ट सब्जंक्टिव मूड को बताने वाले। तो इस नोट को अच्छी तरह से समझना, इट इज टाइम आई विश इफ ओनली और दैट, इनके बाद में कोई क्लोज आता है तो उसके बाद में वर्ब की पास्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अब अपन बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेज। कंडीशनल सेंटेंसेज जो आपके सामने है, कंडीशनल सेंटेंसेस कितने प्रकार के, कंडीशनल सेंटेंस नंबर 1, कंडीशनल सेंटेंस नंबर 2, कंडीशनल सेंटेंस नंबर 3। तीनों का स्ट्रक्चर क्या होता है उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट कंडीशनल, फर्स्ट जिसको बोलते हैं ओपन या रियल या फैक्चुअल। ओपन कंडीशन या रियल कंडीशन या फैक्चुअल कंडीशन, इसका मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, फिर उसको देख करके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करना। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, ऐसे भी लिख सकते हैं यू विल सक्सीड, ऐसे भी लिख सकते हैं। सक्सीड ये वर्ब है, मेन वर्ब की बेस फॉर्म है, ये मॉडल के बाद में बेस फॉर्म का यूज होता है, यानी बेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है सक्सीड, और यहाँ गेट वर्ब है और ये सक्सेस नाउन है। इसको भी अच्छी तरह से आप समझ लेना, एक ही बात है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस या इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं। एक ये इफ क्लोज है,
इफ क्लॉज है, दूसरी रिजल्ट क्लॉज है। रिजल्ट उपवाक्य, इफ उपवाक्य। तो इसमें स्ट्रक्चर क्या है? इफ क्लॉज का स्ट्रक्चर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी प्रेजेंट फॉर्म, और आस्पेक्ट कोई है नहीं इसमें, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसमें। और दूसरी तरफ क्या है? सब्जेक्ट के बाद में विल, इसके बाद में वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म है। तो इसका स्ट्रक्चर आप अच्छी तरह से ध्यान में रखना। इफ क्लॉज यानी इफ क्लॉज है, उसमें प्रेजेंट फॉर्म है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद में इसमें क्या होगा? विल या सेल या कैन या माइट। ज़्यादातर क्या होता है? विल या सेल का यूज करते हैं, और आजकल विल का ही यूज होता है, लेकिन सेल, कैन, माइट अकॉर्डिंग टू पॉसिबिलिटी लेवल इसके अनुसार अपन इसका यूज कर सकते हैं। और इसके बाद में वर्ब की बेस फॉर्म, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इसको अच्छी तरह से समझना है। हिंदी में क्या स्ट्रक्चर होता है वो भी मैं उदाहरण लिख रहा हूँ, उससे समझना। यदि बारिश होगी तो हम फसलें अच्छी प्राप्त करेंगे। यदि बारिश होगी, यदि बारिश होगी तो हम अच्छी फसलें प्राप्त करेंगे। अच्छी फसलें प्राप्त करेंगे। इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा। यदि ये होगा तो ऐसा होगा, यदि ऐसा होगा तो वैसा होगा। इस प्रकार रियल या जिसको अपन बोल सकते हैं फैक्चुअल या ओपन कंडीशन, इसको ऐसे बनाएंगे इस स्ट्रक्चर को। इफ, इसके बाद में सब्जेक्ट, बारिश के लिए इट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रेन्स, इफ इट रेन्स, कोमा लगाएंगे। फसलें अच्छी होगी, हम अच्छी फसलें प्राप्त करेंगे, तो सब्जेक्ट हो गया वी। इसके बाद में विल या सेल गेट गुड क्रॉप्स। इस प्रकार स्ट्रक्चर हो जाएगा। इफ इट रेन्स, इसका ध्यान रखना है, हिंदी में होगा यदि बारिश होगी, लेकिन इंग्लिश में क्या होगा स्ट्रक्चर? इफ इट रेन्स वी विल गेट गुड क्रॉप्स। इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा। अब दूसरी बात है, ये जो दो क्लॉज इनको रिवर्स भी कर सकते हैं। वी विल गेट गुड क्रॉप्स इफ इट रेन्स, ऐसा कर सकते। अंतर क्या है? पहले इफ क्लॉज है तो यहाँ कोमा लगाया जाता है, इसको ऐसे लिख देंगे वी विल गेट गुड क्रॉप्स इफ इट रेन्स। कोमा लगाने की आवश्यकता नहीं बचती है, तो इस प्रकार से भी हो सकता है। एक तरीका और है, इफ इट शुड रेन, इफ इट शुड रेन, ऐसा स्ट्रक्चर भी इसका होता है ओपन कंडीशन का, कंडीशनल नंबर फर्स्ट का। इफ इट शुड रेन वी शैल गेट गुड क्रॉप्स, ऐसे भी हो सकता है। और ऐसे भी हो सकता है, इफ का यूज नहीं करे तो ऐसे भी हो सकता है शुड इट रेन। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ऐसा स्ट्रक्चर ओपन कंडीशन का हो सकता है, कंडीशनल नंबर फर्स्ट का। शुड इट रेन वी शैल गेट गुड क्रॉप्स। इसको भी अच्छी तरह से आपको समझना है। अब अपन बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस नंबर 2। कंडीशनल 2, कंडीशनल्स 2 या कंडीशनल सेंटेंस 2। दूसरे प्रकार के कंडीशनल, इसको बोलते हैं अनरियल या इमेजिनरी। वो रियल ओपन, ये अनरियल, इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल कंडीशन, ये इसके अंतर्गत आती है। कंडीशनल नंबर 2 के अंतर्गत इसका स्ट्रक्चर आप सेंटेंस से उदाहरण से समझने की कोशिश करना। इफ यू बिकेम ए मंकी I would be a juggler। हिंदी में स्ट्रक्चर क्या होगा?
यदि तुम एक बंदर बन जाओ, यदि तुम एक बंदर बन जाओ, मैं एक मदारी बन जाऊं। यदि तुम एक बंदर बन जाओ तो मैं एक मदारी बन जाऊं। इस प्रकार का स्ट्रक्चर हिंदी का ये स्ट्रक्चर होगा। ओपन कंडीशन में देखा का यदि बारिश होगी तो हम अच्छी फसलें प्राप्त करेंगे, यानी ऐसा होगा तो वैसा होगा, लेकिन इसमें मैटर ऑफ इमेजिनेशन है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है। यदि तुम एक बंदर बन जाओ तो मैं एक मदारी बन जाऊं, यानी सिर्फ कल्पना है, इसमें हकीकत कुछ नहीं है। तो इसमें स्ट्रक्चर आप देखो, इफ जो क्लोज है इसमें ये कौन सी फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, यानी पास्ट सब्जेक्टिव मूड के अंतर्गत अपने पढ़ा था कंडीशनल सेंटेंस नंबर 2 और कंडीशनल सेंटेंस नंबर 3 पढ़ेंगे। तो इसमें पास्ट फॉर्म होगी वर्ब की, कोई एस्पेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया इसमें। कोमा इसके बाद में इसमें क्या होगा, वुड या शुड या कुड भी हो सकता है या माइट भी हो सकता है, और इसके बाद में वही वर्ब की बेस फॉर्म, ये स्ट्रक्चर होगा कंडीशनल नंबर 2 का, ये स्ट्रक्चर होगा। पास्ट फॉर्म आएगी वर्ब की और उधर वुड शुड कुड या माइट अकॉर्डिंग टू पॉसिबिलिटी लेवल, और उसके बाद में वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग होगा। इसको अच्छी तरह से आप समझ लेना। एक और उदाहरण की बात करते हैं। If I were a kite, I would fly high. If I were a kite, I would fly high. अब इसमें देखो पास्ट फॉर्म है, इसमें वुड और उसके बाद में बेस फॉर्म का प्रयोग किया गया है, यानी कौन सी कंडीशनल का सेंटेंस है, ये कंडीशनल नंबर 2 है, इमेजिनरी कंडीशन का ये सेंटेंस है। इसमें मैंने बताया था अगर मेन वर्ब बी हो तो उसकी पास्ट फॉर्म हमेशा वर का यूज होता है, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, आई हो चाहे थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, हमेशा वर का ही यूज होता है, सिंगुलर प्लूरल कोई सा भी हो, पर्सन कोई सा भी हो, तो ये ध्यान रखना है। वही बात रिवर्सिबल है, आई वुड फ्लाई हाई इफ आई वर ए काइट, ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉमा लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। इफ का यूज नहीं करे तो ऐसे भी हो सकता है, ये कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा, वही इमेजिनरी सेंटेंस का सेंटेंस, इमेजिनरी कंडीशन का सेंटेंस होगा। इफ आई वर आई ए काइट आई वुड फ्लाई हाई, इस प्रकार से भी इसका स्ट्रक्चर हो सकता है, इसको भी आप अच्छी तरह से समझ लेना। अब अपन बात करते हैं लास्ट और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस थर्ड की बात करते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखना उदाहरण से, इफ यू, या लिख देते ही लिख देता हूं, इफ ही हैड रन फास्टर, if he had run faster he would have won the race. If he had run faster he would have won the race. स्ट्रक्चर देखो, वर्ब का स्ट्रक्चर क्या है यह आपको समझ में आ जाएगा। कंडीशनल नंबर 3 जिसको अपन कह सकते हैं अनफुलफिल्ड, अनफुलफिल्ड कंडीशन इन पास्ट, अनफुलफिल्ड कंडीशन इन पास्ट या इम्पॉसिबल कंडीशन। इफ क्लॉज में ये स्ट्रक्चर है और रिजल्ट क्लॉज में ये स्ट्रक्चर है, यानी हेड के बाद में V3 का प्रयोग किया गया है और इसमें
वुड के बाद में हैव और फिर उसके बाद में V3 का प्रयोग किया गया है। इसकी जगह मैंने बताया था वुड भी हो सकता है, शुड भी हो सकता है, कुड भी हो सकता है और माइट भी हो सकता है। ये कंडीशनल नंबर थर्ड का स्ट्रक्चर है। हिंदी स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, यदि वह और तेज दौड़ा होता, यदि वह और तेज दौड़ा होता तो वह दौड़ या रेस जीत गया होता। यानी इम्पॉसिबल कंडीशन है, अनफुलफिल्ड इन पास्ट कंडीशन है। इसी सेंटेंस को अपन ले ओपन कंडीशन में तो क्या होगा, यदि वह तेज दौड़ेगा तो वह रेस जीतेगा, यदि वह तेज दौड़ेगा तो वह रेस जीतेगा। इसको अपन इमेजिनरी कंडीशन में बात करें, यदि वह तेज दौड़े तो रेस जीत जाए। थर्ड में इसको बात करें, यदि वह और तेज दौड़ा होता तो वह दौड़ जीत गया होता। ये इसका स्ट्रक्चर है। एक उदाहरण की बात और करते हैं। If I had been a king, I would have made you queen. यदि मैं एक राजा बन गया होता तो मैं तुम्हें रानी बनाता। यदि मैं राजा बन जाता तो तुम्हें रानी बनाता। ये स्ट्रक्चर है। हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ मेन वर्ब बी है, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बी वर्ब है। यहाँ वुड है और मैक वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वही बात, क्लॉज रिवर्सेबल, आई वुड हैव मेड यू क्वीन ए पाई हैड बीन ए किंग। ऐसे भी हो सकता है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इंट्रोगेटिव नहीं होगा। Had I been a king, I would have made you queen। ऐसे भी आप कर सकते हैं, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ऐसे भी इसका स्ट्रक्चर होता है कंडीशनल नंबर थर्ड का। तो तीनों कंडीशनल को अच्छी तरह से समझना है। अब एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूं कि आज आपने पढ़ा मूड, जिसके अंतर्गत तीन प्रकार के मूड पढ़े। इंडिकेटिव मूड, इंडिकेटिव मूड के अंतर्गत आपने पढ़ा असर्टिव सेंटेंस। इसके अंतर्गत आपने पढ़ा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके अंतर्गत आपने पढ़ा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कंडीशनल नंबर फर्स्ट इसके अंतर्गत आते हैं। फिर इसके बाद में पढ़ा इंपेरेटिव मूड, अपन ने पढ़ा इंपेरेटिव मूड के अंतर्गत आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इसके बाद में अपन ने पढ़ा सबजंक्टिव मूड, सबजंक्टिव मूड के अंतर्गत प्रेजेंट, सब्जंक्टिव मूड के अंतर्गत आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसके बाद में अपन ने पढ़ा पास्ट सब्जेक्टिव मूड, उसके अंतर्गत आता है कंडीशनल नंबर 2 और कंडीशनल नंबर थर्ड। ये अपन ने पढ़ा, इसको अलग से पढ़ा। तो सेंटेंस किस प्रकार के हो सकते हैं, असर्टिव के अंतर्गत अफर्मेटिव, नेगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और कंडीशनल सेंटेंस, इनके बारे में बात की। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, कमेंट करें, और अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। राम राम।